देखते हैं, जैसे कि मैंने आप स्टूडेंट को बताया कि आज का जो हमारा यूनिट है एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 8 है। टोटल यूनिट्स आपके इस सब्जेक्ट के 10 यूनिट है, जिसमें हम यूनिट नंबर 8 आज पढ़ेंगे और इस यूनिट का नेम क्या है, सर्वेलेंस है। ठीक है, सर्वेलेंस किसे कहते हैं इसके बारे में मजीद आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इंतहाई आसान यूनिट है और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सर्विलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये इस यूनिट का पूरा नेम है। ठीक है, सो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव आप स्टूडेंट्स के साथ मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ द सेशन द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू डिफाइन सर्विलेंस एंड पर्पस ऑफ सर्विलेंस। सर्विलेंस किसे कहते हैं और सर्विलेंस आखिर हम किस मकसद के लिए करते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे आगे स्लाइड्स में। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सर्विलेंस, हमारे साथ सर्विलेंस के मुख्तलिफ टाइप्स है और उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज अक्सर औकात ज़्यादातर उस टाइप से आते हैं, तो उस पर बात करेंगे। इसके अलावा डिस्कस द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड कंपोनेंट ऑफ सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम में हमारे साथ जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर ये सर्वेलेंस सिस्टम बना हुआ होता है, तो उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और लास्ट में आइडेंटिफाई नर्सिस रोल इन सर्वेलेंस। नर्सिस का जो है सर्वेलेंस में क्या किरदार होता है, नर्सिस जो है सर्वेलेंस में क्या रोल प्ले करते हैं, तो इसके हवाले से डिटेल के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वेलेंस की। सर्वेलेंस को अगर आप देखें तो ये वर्ड जो है आपको थोड़ा सा जानी पहचानी जो है वो दिखाई दे रहा होगा। सर्वेलेंस जो है ये असल में सर्वे से निकला हुआ एक वर्ड है। सर्वे किसे कहते हैं आप सबको पता है कि सर्वे से मुराद ये है कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम किसी कम्युनिटी विजिट करते हैं और उस कम्युनिटी विजिट करने के बाद उस कम्युनिटी में मौजूद जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड नीड होते हैं उस कम्युनिटी में मौजूद लोगों के, तो उन नीड्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफाई करने का जो बेसिक मेथड होता है वो हमारा यही होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उस पर हम एनालिसिस करते हैं, मतलब उसको एनालाइज करते हैं, उस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, उस पर हम तज्जिया करते हैं। डेटा पर तज्जिया करने के बाद उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, मतलब जो डिस्कशन हमने की होती है तो उससे हम बुनियादी मतलब निकालते हैं और एट द एंड उससे जो मतलब निकालते हैं तो उसके बेस पर फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसी तरह से जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो उस डिसीजन को हम कैसे अमल में ला सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद उसको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन प्लानिंग के मुताबिक कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के बाद एट द एंड हम उसकी इवाल्वेशन करते हैं कि हमने जो प्लानिंग की थी, जो हमने जो है रोल या जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, तो आया उसके लिए हमने जो प्लानिंग की थी उस पर हमने मुकम्मल तौर पर अमल किया है या नहीं, और जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है उससे हमारी कम्युनिटी पर क्या असरात पड़े हैं, पॉजिटिव पड़े हैं या नेगेटिव पड़े हैं। तो इन सारी चीज़ों की हम इवाल्वेशन करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को सर्वे कहते हैं। तो सर्वे, सर्विलेंस जो वर्ड आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपके सर्वे से निकला हुआ एक वर्ड है। इसका मतलब यही है कि ये हमारे साथ क्या होता है, एक ऑन गोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटकम स्पेसिफिक डेटा फॉर यूज इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवॉल्वेटिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। वही मतलब है जो अभी मैंने आपको बताया सर्वे के बारे में। सर्विलेंस जो है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग से मुराद ये है कि एक बार करने के बाद हम रुकते नहीं हैं, बल्कि हम एक बार सर्वे करने के बाद उसको हम जारी रखते हैं और वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर या 6 मंथ के बेस पर हम क्या करते हैं,
हम उस कम्युनिटी विजिट करते हैं और बार बार उस कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये आपके पास एक ऑन गोइंग जो है प्रोसेस है। सिस्टमेटिक कलेक्शन, सिस्टमेटिक से मुराद ये है कि इसमें हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है, प्रॉपर पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको हम एनालाइज करते हैं, उसी तरह से फिर उस पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब उसको अंडरस्टैंड करके उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने के बाद उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसी प्लान को फिर हम कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट करते हैं और एट द एंड उसकी हम इवाल्वेशन करते हैं कि जो पॉलिसीज़ या जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, आया इससे हमारी कम्युनिटी में कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रही है या नहीं, या कोई नेगेटिव चेंजेस आ रही है या नहीं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम सर्वेलेंस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई सर्वेलेंस की? जी सर। किसी किस्म की कंफ्यूजन तो इस डिफिनीशन में नहीं है? ओके, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर आपको सर्विलेंस का मतलब बताया जा रहा है। जो लिटरल मतलब है इसका, सर मीन फ्रॉम अबव एंड विलियर मीन टू वॉच। सो सर्विलेंस का अगर लफ्जी मानी हम देखें तो इससे मुराद ये है कि ऊपर से चीज़ों को ऑब्जर्व करना। ऊपर से जब आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं नीचे चीज़ों को, ठीक है, नीचे चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, सर्विलेंस कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी अगर आप पास पेपर देखें तो पास पेपर में मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आया था कि सर का मतलब क्या है और विलियर का मतलब क्या है। तो इसको भी आप लोग जो है अच्छी तरीके से फिर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर सर्विलेंस, डिजीज सर्विलेंस की अगर हम जो बेसिक फंक्शन है उसके हवाले से अगर हम बात करें, तो डिजीज सर्विलेंस से मुराद ये है कि डिजीज़ के बारे में हम जो डेटा गैदर करते हैं, ठीक है, और उस डेटा से हम फिर क्या करते हैं, आउटकम निकालते हैं, स्पेसिफिक डिसीजन लेते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, और फिर उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसको हम डिजीज सर्विलेंस कहते हैं। सो डिजीज सर्वेलेंस के बेसिक फंक्शन क्या है? डिजीज सर्वेलेंस के बेसिक फंक्शन ये है, बुनियादी रोल इसके ये है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अर्ली वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। ज़ाहिरी बात है, जब हम कम्युनिटी विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसी डेटा से हमें पता चलता है कि आने वाले दिनों में कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं उनके साथ क्या होने वाला है, उनकी हालत जो है आया उसको किसी किस्म का खतरा है या नहीं। ठीक है, तो डिजीज सर्विलेंस का एक फंक्शन ये है कि ये हमें आने वाले सेहत से रिलेटेड जितनी भी खतरात होती है तो उससे हमें क्या करती है, उसके हवाले से हमें वार्निंग देती है, मतलब हमें जो है खबरदार करती है। ठीक है, इसके अलावा मोनिटरिंग, डिजीज सर्विलेंस के ज़रिए हम मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब किसी ख़ास डिजीज़ को हम मॉनिटर करते हैं कि आया ये बीमारी जो है कम्युनिटी में फैल रही है या अंडर कंट्रोल है, या बहुत सारे जो डिजीज़ प्रोग्राम होते हैं तो उसको हम मॉनिटर करते हैं कि जो प्रोग्राम है वो उन डिजीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं। तो दूसरा फंक्शन डिजीज़ सर्वेलेंस का ये है कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिजीज़ प्रोग्राम होते हैं उसको मोनीटर करते हैं, या कोई ख़ास डिजीज़ जो है उसको हम क्या करते हैं, मोनीटर करते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू प्लान पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। अब ज़ाहिरी बात है, जब हम कम्युनिटीज़ के बारे में जान लेते हैं, कम्युनिटी में मौजूद जो प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो नीड्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जब हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उन नीड्स को हमने पूरा करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हुई होती है तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम प्लानिंग करते हैं, और उसी प्लानिंग के मुताबिक हम क्या करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।
इसी तरह से स्टिमुलेटिंग रिसर्च से मुराद ये है कि जो डेटा आप लोगों ने सर्वेलेंस के दौरान कलेक्ट किया होता है तो उस डेटा को आप मुख्तलिफ रिसर्चेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो सर्वेलेंस के ज़रिए जो है आप मुख्तलिफ जो रिसर्चेस है, ठीक है, कम्युनिटी बेस, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है कि डिजीज़ सर्वेलेंस के, जो कि आप सब स्टूडेंट को याद होने चाहिए। एमसीक्यूज में आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरह से फिर आपको सर्विलेंस की एग्जाम्पल यहाँ पर जो है समझाए जा रहे हैं। कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सर्विलेंस इज अर्ली वार्निंग साइन, द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल मेड द पब्लिक फॉर टेकिंग प्रिवेंशन देयर इज एन आउटब्रेक। ठीक है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल कहाँ पर है? सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ये एक सिस्टम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बुनियादी काम यही होता है कि इनको हेल्थ के हवाले से जो रिपोर्ट मिले हुए होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को फिर आगे पहुंचाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल पॉपुलेशन में जितने भी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड कॉमन होते हैं, ठीक है, तो उन कॉमन प्रॉब्लम को क्या करते हैं, उसको नोटिफाई करते हैं ताकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए प्रॉपर क्या करे, प्रॉपर इंतज़ाम करे। और फिर वही वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो प्लानिंग की होती है, उन्होंने जो इंटरवेंशन की होती है, तो उसको दोबारा सेंट्रल ऑफ डिजीज़ कंट्रोल तक क्या करती है, दोबारा उनको पहुंचाती है। और सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल जो है ये क्या करती है, ये फिर इससे नीचे जो इदारे होती है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जो काम कर रही होती है, तो उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग होती है, जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई होती है, तो वो पॉलिसीज़ इनको देती है। और फिर ये नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको फिर वो पॉपुलेशन में इम्प्लीमेंट करती है और जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल जो है ये क्या करती है, पब्लिक के सेहत से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर अगर कोई ख़तरा हो, ठीक है, तो ये क्या करती है, उसके लिए एक वार्निंग, उसके लिए जो है एक वार्निंग साइन के तौर पर काम करती है, मतलब लोगों को जो है ख़बरदार करती है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रॉब्लम नोटिफाई करती है जो कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखिए एग्जांपल के तौर पर आपका जो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, SAR स्टैंड फॉर सेवियर, A stand for acute, R stand for respiratory and S stand for syndrome। ठीक है, सो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया, इसी तरह से ब्लड फ्लू हो गया जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से काज होती है। पोटेंशियल थ्रेड फॉर बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल केमिकल एजेंट की वजह से अगर किसी किस्म का ख़तरा हो, ठीक है, तो उसके हवाले से क्या करती है, ख़बरदार करती है। या इबोला की वजह से कोई ख़तरा हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के हवाले से क्या करती है, पॉपुलेशन को ख़बरदार करती है या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको नोटिफाई करती है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। तो वो फिर इन सिचुएशन को देखते हुए इसके लिए क्या करते हैं, बोला प्रॉपर। क्या है? जी जी। बोला क्या होता है? एबोला ये असल में डिजीज़ है ना, ये डिजीज़ का नेम है एबोला। मेरे ख्याल में ये वाटर बोर्न डिजीज़ है, ठीक है, जो कि पानी, आलूदा पानी की वजह से काज होती है। और ज़्यादातर मेरे ख्याल में ये जो डायरिया होती है, ठीक है, इसको काज करती है मेरे ख्याल में ज़्यादातर। तो ये एक डिजीज़ है, डिजीज़ का नेम है, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? ओके जी। टाइप्स ऑफ सर्विलेंस, अब हम बात करेंगे सर्विलेंस के टाइप्स के हवाले से। तो इसमें पहला हमारे साथ जो टाइप आता है इसको हम एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं, ठीक है। एक्टिव सर्विलेंस वेरीफाई, इन्वेस्टिगेट एंड वैलिडेट द डिजीजेस in the community and to detect more cases in the community, more accurate, timely, short period and more resources intensive। ठीक है, एक्टिव सर्विलेंस किसे कहते हैं, पहले इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, फिर इसके फंक्शन के हवाले से हम बात करेंगे।
एक्टिव सर्विलेंस से मुराद ये है कि ये सर्वे की वो किस्म होती है जिसमें बज़ाती खुद आप इन्वॉल्व होते हैं, बज़ाती खुद जो है आपने उसमें शमूलियत इख्तियार की होती है, और बज़ाती खुद आप जो है मुख्तलिफ कम्युनिटी विज़िट करके वहाँ से जो है खुद लोगों से इंटरव्यू करके, लोगों को जो है ऑब्ज़र्व करके उनसे आप बज़ाती खुद डेटा कलेक्ट करती है। तो इस तरह की जो सर्वे होती है, जो सर्विलेंस होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। सो एक्टिव सर्विलेंस, हाँ हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। पैसिव सर्विलेंस ये वो सर्विलेंस होता है जिसमें जो सर्वे या रिसर्च करने वाला बंदा होता है वो खुद उसके लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं जाता, बल्कि वो दूसरे लोगों को कहते हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि आपके पास जो डेटा मौजूद है, या आप जो है मेरे लिए जो है इस चीज़ के हवाले से डेटा जो है कलेक्ट करें। तो इसको फिर हम पैसिव सर्विलेंस कहेंगे। सो जो एक्टिव सर्विलेंस है, एक्टिव सर्विलेंस जो है ये असल में हमारे साथ डेटा कलेक्ट करने का एक बहुत ही एक्यूरेट मेथड है, और इसके ज़रिए हमें जो डेटा मिलती है तो उसमें ज़्यादा गलतियाँ भी नहीं होती, और हमें जो डेटा मिला होता है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। ठीक है, इसमें हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बज़ाते खुद आप इन्वॉल्व हुए होते हैं, आप जो है हर एक चीज़ को बारीक बीनी से देखते हैं, हर चीज़ के बारे में जो है आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस वजह से इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा एक एक्टिव सर्विलेंस का जो टाइम, जो पीरियड होता है, ठीक है, वो शॉर्ट होता है, मतलब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। टाइम इस पर लगता ज़्यादा है, लेकिन आपका जो ड्यूरेशन होता है, मतलब इस सर्वे को करने का, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पर मुश्तमिल होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। तो इस वजह से इसका जो पीरियड है वो शॉर्ट होता है। इसके अलावा मोर रिसोर्सेज इंटेंसिव, इसमें आपको ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो दरकार होती हैं, क्योंकि एक जब आप किसी कम्युनिटी विज़िट करते हैं तो विज़िट करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। फिर वहाँ जाकर आप जो है कम्युनिटी के जो सरबराहान होते हैं, जो बाअसर लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, मतलब हमारे जो इलाके में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जब पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से अगर कोई जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है, या इसी तरह से दूसरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं, तो सबसे पहले जो क्या कहते हैं, जो यहाँ पर जो क्लिनिक वाले लोग होते हैं, तो वो यहाँ हमारे मस्जिदों में आते हैं, हमारे कारी साहिबान से बात करते हैं, और कारी साहिबान जो है वो फिर माइक में ऐलान करते हैं, लोगों को जो है, नमाजियों को जो है वो कहते हैं कि इस तरह से जो है वैक्सीनेशन वाले आएंगे, तो तमाम जो है अपने बच्चों को जो है वैक्सीनेशन के लिए फिर टाइम पर जो है ख़ास जगह पर जो है उनको ले आए, ताकि सब बच्चों की जो है वैक्सीनेशन हो जाए। तो उनको जो है क्या करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो एक्टिव सर्विलेंस में फिर ये बात भी होती है कि बहुत सारे लोगों से उन्होंने मिलना होता है, कम्युनिटी के जो सरबराहान होते हैं उनके साथ जो है इंटरेक्शन करनी होती है। फिर वो जो है कम्युनिटी विज़िट करके अपने जो मानने वाले होते हैं, मतलब जिनकी बात को लोग सुनते हैं, जिनकी बात पर लोग ज़्यादा अमल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कम्युनिटी के जो सर्वे करने वाले होते हैं, तो वो उनसे मिलकर फिर उनको अपने साथ मिलाते हैं, और फिर इसी तरह से कम्युनिटी में सर्वे करते हैं। तो इस वजह से जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो दरकार होती है। मोर रिसोर्सेज इंटेंसिव से मुराद ये है कि इसमें रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा दरकार होती है। ठीक है, इसी तरह से इसको आप बज़ाते ख़ुद वेरीफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट आप बज़ाते ख़ुद करते हैं, इसी तरह से बज़ाते ख़ुद इसको आप वैलिडेट भी करते हैं। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में फ़र्क ये है कि वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि आप फर्स्ट टाइम डेटा लेते हैं बज़ाते ख़ुद, तो आपको पता होता है कि हाँ ये ठीक है। वैलिडेट से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेशेंट आ गए, ठीक है, आपने अपने पेशेंट से जो है डेटा कलेक्ट कर लिया है, आपने उनकी असेसमेंट कर ली है, डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसको दोबारा से जो है वेरीफाई करना चाहता हूँ,
और देखना चाहता हूँ कि इस बंदे ने मुझे जो बातें बताई है क्या ये सच बताई है या अपने आप से बताई है। तो आप दोबारा से उनसे वही क्वेश्चन करते हैं, उसी तरीके से करते हैं। अगर आपके पेशेंट के जवाबात वही सेम आ जाए जो कि पहले उन्होंने आपको बताए थे, तो आप उसने क्या किया, उसने आपको सच बताया है और आप जो है इसको वैलिडेट कर लेते हैं। मतलब वैलिडेशन से मुराद डबल चेकिंग। मतलब उस एक बार आपने जो बात उनसे की थी उसका जो रिस्पांस मिला था, दूसरी बार भी आपको वही रिस्पांस मिला, मतलब डबल चेकिंग आपने कर ली, तो इसको कहते हैं वैलिडेशन। तो इसमें बताते खुद आप वैलिडेट करते हैं डिजीज़ को कि कौन कौन सी बीमारियां जो है कम्युनिटी में मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह से कम्युनिटी में बताते खुद आप विजिट करके एक से ज़्यादा केसेस को भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो ऐसी सर्विलेंस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। इसके ऑपोजिट अगर देखें इस वो हमारे साथ क्या है, इसको ऑपोजिट हमारे साथ जो टाइप आता है इसको हम पैसिव सर्विलेंस कहते हैं। सो पैसिव सर्विलेंस में क्या होता है, पैसिव सर्विलेंस में आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो बजाते खुद कलेक्ट नहीं करते, बल्कि अपनी जगह किसी दूसरे बंदे को जो है अपनी जिम्मेदारी दे देते हैं, या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि मुझे जो है इस चीज़ के बारे में डेटा जो है दरकार है, आप मुझे डेटा देते। तो इसमें नुकसान ये होता है कि अगर आप दूसरे बंदे को कहते हैं तो दूसरा बंदा हो सकता है कि वो आपसे पैसे पूरे ले और आपका काम जो है वो ईमानदारी से ना करे। तो वो अपने आप से जो है उन्होंने विजिट भी नहीं किया होगा और अपने आप से उन्होंने डेटा बनाया होगा और वो आपको दे देंगे, और इस तरह से आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, गलत डेटा मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से आप डेटा लेती हैं तो इसमें नुकसान ये होगा कि आपके पास जो डेटा होगा तो वो प्रेजेंट टाइम का डेटा नहीं होगा, वो पास्ट टाइम का डेटा होगा, ठीक है। तो आप पास्ट डेटा को यूज़ करते हुए क्या कर रहे होंगे, अपने रिसर्च को कर रहे होते हैं, जो कि आपकी प्रेजेंट जो कंडीशन होती है उसको जो है हाईलाइट नहीं कर रही होती। तो इस वजह से पैसिव सर्विलेंस में फिर ये मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पैसिव सर्विलेंस में क्या होता है, डज नॉट वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेट। इसमें हम वेरिफिकेशन भी नहीं करते और ना ही उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सेंड द डेटा विदाउट वेरिफिकेशन, और जो डेटा सेंड किया गया होता है रिसर्चर को तो उसकी किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं हुई होती, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह की जो डेटा होती है इसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है, और ये डेटा जो है ये इंतहाई मतलब इसमें जो है आपको गलतियां देखने को मिल सकती है और एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। पैसिव सर्विलेंस में गिव यू द इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। इसी तरह से पैसिव सर्विलेंस के जरिए आपको जो डेटा मिलती है तो ये वो डेटा होती है जो कि पास्ट में डेटा कलेक्ट किया गया होता है। सो पैसिव सर्विलेंस में आपको प्रेजेंट के बारे में डेटा नहीं मिलता, ठीक है। इसमें आपको जो डेटा मिलता है वो मोस्टली पास्ट डेटा होता है, जिसको आप स्टडी करके उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक महीने कौन सी बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन थी, तो उसके हवाले से आपको डेटा मिला है, तो आप उसको जब स्टडी करेंगे तो उसके लिए फिर आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि दोबारा से ये बीमारियां ना आए, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप प्रॉपर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो इस वजह से पैसिव सर्वेलेंस जो है ये आपको वो इंफॉर्मेशन देती है जो कि आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? ओके, वेरी गुड। यहाँ पर आपके पास तीसरी किस्म आती है सेंटिनल सर्विलेंस की। सेंटिनल सर्विलेंस से मुराद ये है कि ये एक ऐसी सर्विलेंस है, सर्विलेंस की एक ऐसी किस्म है जो कि पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम सेंटिनल सर्विलेंस कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेंटिनल सर्विलेंस सर में इसका बेसिक मीनिंग क्या लेंगे हम लोग? बेसिक मीनिंग इस वर्ड अगर ये यूज हो वर्ड तो हम क्या इसके मीनिंग को लेंगे फिर? इसके मीनिंग आप यही लेंगे कि ये ऐसी सर्वेलेंस है जो कि हमारे साथ बहुत किस्म की है, मतलब इसमें पैसिव भी आती है और एक्टिव भी आती है, ठीक है। पैसिव भी आती है, एक्टिव भी आती है, पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। मतलब बोथ टाइप ऑफ सर्वेलेंस इसमें होती है सेंटिनल सर्वेलेंस में। सर सेंटिनल का वैसे मीनिंग क्या होगा? अब लफ्जी मायनी तो मैंने नहीं देखी है,
आप देख लीजिए और मुझे भी बता दीजिए कि इसकी लफ्ज़ी मायने क्या है, तो मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। लेकिन इसका जो मतलब है वो ये है कि इसमें हम पैसिव भी कर सकते हैं और एक्टिव भी कर सकते हैं। कोई जल्दी से गूगल पर चेक करे कि सेंटिनल का लफ्ज़ी मायने क्या है। कोई चेक कर रहा है या मैं खुद चेक करूं? गार्ड, गार्ड या सुपरवाइजर या उसमें आ रहा अच्छा है। मैं जी। किसी चीज को बहुत क्या? लिखा है कि a person or thing that watch or stand as if watching you। सही 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 सही। इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। हाँ जी, तो वही बात है ना। सेंटिनल सर्विलेंस ये एक ऐसी सर्विलेंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इन हेल्थ इंडिकेटर्स को ज़्यादातर मॉनिटर करते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? हेल्थ इंडिकेटर से मुराद, जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको पहले वाले यूनिट्स में बताया था, ऐसी चीज़ें, ऐसी फैक्टर्स जिसकी वजह से आपकी जो सेहत है वो क्या हो सकती है, उसमें बेहतरी भी आ सकती है और उसमें ख़राबी भी आ सकती है। अगर हम उन फैक्टर्स का ख्याल रखें तो हमारी हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। अगर उसको हम इग्नोर करें तो हमारा हेल्थ जो है वो ख़राबी की तरफ जाती है, उसमें ख़राबी आती है, डिसफंक्शन की तरफ जाती है। तो इसको हम हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सेंटिनल सर्वेलेंस बेसिकली एक ऐसी सर्वेलेंस होती है जिसमें हम स्पेसिफिकली हेल्थ इंडिकेटर्स को क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। आमतौर पर भी मतलब जनरल बेसिस पर भी और स्पेसिफिक बेसिस पर भी, मतलब आम पॉपुलेशन को लेकर हम क्या करते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन में हेल्थ से रिलेटेड जितने भी फैक्टर होते हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं। या किसी खास पॉपुलेशन से मुराद ये है ऐसी पॉपुलेशन जहां पर ऑलरेडी एक प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोज हुई हो चुकी होती है, ठीक है, तो उसको फिर हम स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। तो उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में फिर हेल्थ से रिलेटेड जितने फैक्टर होते हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटिनल सर्विलेंस ये आपके साथ पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली जो हेल्थ इवेंट्स होते हैं, हेल्थ इवेंट से मुराद जो डिजीजेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं। क्लिनिक और अदर साइट एट विच हेल्थ इवेंट्स आर मॉनिटर। इसी तरह से जो मुख्तलिफ क्लिनिक्स हो गए या दूसरी जगहें हो गए जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ऐसी जगह जो हैं, ऐसी जगहों पर जो सेंटिनल सर्विलेंस से रिलेटेड जो डेटा होती है वो हम क्या करते हैं, सेंटिनल सर्विलेंस के ज़रिए वो डेटा कलेक्ट करते हैं ऐसी जगहों से, ठीक है, जो मुख्तलिफ क्लिनिक्स होते हैं या दूसरे हेल्थ सेंटर जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उसको डील किए जाते हैं। तो वहाँ से हम डेटा लेते हैं और उस डेटा को हम फिर सेंटिनल सर्विलेंस में यूज़ करते हैं। समझ आ गई इसकी? ओके, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली फिर क्वेश्चन किया करें। यहाँ पर आपको अब एक स्केच दिया गया है कि डेटा जो हम लेते हैं तो उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्वे करते हैं और सर्वे के दौरान हम क्या करते हैं, डेटा की कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। जब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उस डेटा की हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग देते हैं अपने जो सरबराहान होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको वो डेटा हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अब वो उस डेटा को लेकर, उस रिपोर्ट को लेकर उस पर वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उस पर वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, सोच विचार करने के बाद उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेते हैं। डेटा मैंने आपको बताया था, डेटा किसे कहते हैं, डेटा से मुराद आपके पास जो क्या कहते हैं,
हाँ, रॉ मटेरियल होता है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होता, जिससे कोई मतलब अभी नहीं लिया गया होता, ठीक है। तो इसी डेटा को रिपोर्टिंग के ज़रिए जो है, रिपोर्टिंग के बाद इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस पर डिस्कशन की जाती है, इससे मतलब निकाला जाता है, और जब ये मीनिंगफुल बन जाती है तो इसको फिर हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गई, तो इस इंफॉर्मेशन को वो फिर मज़ीद एनालाइज करते हैं, ठीक है, इस पर सोच विचार करते हैं, और सोच विचार करने के बाद इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर डिसीजन लिया जाता है। जब डिसीजन ले लिया जाता है तो अब इस डिसीजन के बाद एक रिस्पॉन्स भी देना होता है, ठीक है। एक रिस्पॉन्स देना होता है जिसके बेस पर उन तमाम प्रॉब्लम्स को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो उस रिस्पॉन्स को हम इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक जो है वापस उसी जगह जो है भेज देते हैं जहां से हमें ये डेटा मिला हुआ था। तो जब हम फीडबैक के तौर पर क्या करते हैं, उस जगह हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी इंफॉर्मेशन इसी डिसीजन को फिर क्या करते हैं, कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उस पर एक्शन लेते हैं। और एक्शन लेने के बाद आखिर में उसकी इवाल्वेशन की जाती है कि जो प्लानिंग हमने की थी, ठीक है, आया उसी प्लानिंग के मुताबिक हमने काम किया है या नहीं, और जो काम हमने किया है इससे हमारे कम्युनिटी पर किसी किस्म का असर पड़ा है या नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये आपके पास सर्विलेंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है कि सर्विलेंस हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसी डेटा को हम क्या करते हैं, आगे रिपोर्ट करते हैं, उससे हम फिर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज इंटरप्रेट करके उससे हम डिसीजन लेते हैं, उसी डिसीजन को फिर हम आगे फीडबैक करते हैं, रिस्पॉन्स के फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उस पर अमल किया जाता है और आखिर में उसकी इवाल्वेशन की जाती है। समझ आ गई? जी। अच्छा जी। अब यहाँ पर हमारे साथ सर्विलेंस की एलिमेंट्स है, एलिमेंट ऑफ द सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम के हमारे साथ कुछ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स या कंपोनेंट भी आप इसको कह सकते हैं कि सर्विलेंस का जो सिस्टम है या जो प्रोसेस है इसको हम कैसे मुकम्मल करते हैं, इसमें हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर ऑल सर्विलेंस सिस्टम इन्वॉल्व 6 की एलिमेंट। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सर्विलेंस सिस्टम या इन सर्विलेंस। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सर्विलेंस सिस्टम में आपके पास 6 की एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ इवेंट। जाहिरी बात है जब सर्वे करते हैं कम्युनिटी में तो उस सर्वे के दौरान डेटा आपके पास आता है, उसी डेटा के बेस पर आप हेल्थ से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट से मुराद कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, तो उसको आप डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उसकी नोटिफिकेशन आप आगे देते हैं, ठीक है, आगे अपने सिस्टम्स को। दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन। फिर आप उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, छानबीन करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं मुख्तलिफ एपिडेमियोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए, क्लिनिकल टेस्ट के ज़रिए या लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए कि हाँ ये प्रॉब्लम बिल्कुल यही है और इसी चीज़ की वजह से हुआ है। तो उसकी आप क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन और कंफर्मेशन करते हैं। तीसरा जो एलिमेंट है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके मुताबिक आपने जो डेटा लिया होता। अच्छा जी, तो मैं आपको कह रहा था कि डेटा हमारे साथ जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा हम कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमारा जो चौथा काम होता है वो यही होता है कि उस डेटा को हमने एनालाइज करना है और उसको हमने इंटरप्रेट करना है। एनालाइज से मुराद उस पर तज्जिया करना, उसको आप अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है, उस पर बहस मुबाहिसा करते हैं, और बहस मुबाहिसा करने के बाद उस पर आप सोच विचार करके उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड करने के बाद आप कोई डिसीजन लेते हैं, सही है। पांचवा काम आपके पास जो पांचवा एलिमेंट आता है सर्विलेंस सिस्टम का वो है फीडबैक। ज़ाहिरी बात ही इंटरप्रिटेशन के बाद आपने कोई डिसीजन लिया होता है तो उस डिसीजन के बाद आपने फीडबैक भी देना होता है, जवाब भी देना होता है ना। तो फीडबैक हम कहते हैं जवाब देने को, रिस्पॉन्स करने को, एंड डिसमिनेशन ऑफ द रिजल्ट।
और जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हुए होते हैं तो उसको डिसमिनेट करना होता है। डिसमिनेट से मुराद आगे पहुंचाना होता है, ठीक है, ताकि उस पर अमल किया जाए, उसके मुताबिक प्लानिंग की जाए और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट की जाए। इसी तरह से जो छठा एलिमेंट आपके पास आता है वो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, अ लिंक टू पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, स्पेसिफिकली एक्शन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मतलब ये है कि जो प्लानिंग आप लोगों ने की होती है, जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सेट किए होते हैं, जो पब्लिक हेल्थ और प्रोग्राम्स ने ऑब्जेक्टिव को सेट किए होते हैं, तो उसको फिर वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं, कम्युनिटी पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि जो हमारे पास डिजीज़ है या डिजीज़ के रिस्क फैक्टर है तो उस बीमारियों को काज होने से हम प्रिवेंट करें, या अगर कोई बीमारी जो है वो काज हुई है ऑलरेडी तो उस पर हम क्या करें, काबू पा लें, उस पर कंट्रोल पा लें। तो ये 6 एलिमेंट है सर्वेलेंस सिस्टम के जो कि आप लोगों ने याद करने हैं। एमसीक्यूज में ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि दूसरे नंबर पर जो सर्वेलेंस सिस्टम में आपके पास जो एलिमेंट आता है वो क्या है, तो दूसरे नंबर पर आपके पास कौन सा एलिमेंट है, इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पांचवें नंबर पर आपके पास जो एलिमेंट आता है वो क्या है, तो फीडबैक एंड डिसमिनेशन ऑफ रिजल्ट। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आप लोगों ने याद करना है, अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, सही है।